ओके बच्चों, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि वो कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि प्रोटीन को एक फाइनल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन सी इंटरेक्शंस आ जाती हैं, हर लेवल के ऊपर हम उन इंटरेक्शन को इन डिटेल स्टडी करेंगे और उसके बाद हम इस चीज को रिलेट करेंगे कि एक्चुअली प्रोटीन की जो फोल्डिंग है, उसका जो प्रॉपर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, वो अल्टीमेटली उसके फंक्शन को रिलेट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर से स्टार्ट करें, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में इन डिटेल एक्सप्लेन किया था कि दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली कंसर्न विद लीनियर सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन। इसमें किसी किस्म की फोल्डिंग नहीं है, यहाँ पे किसी किस्म का स्ट्रक्चर इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि दिस इज कह लो कि मेन कंसर्न विद द सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन। आपके पास ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि सीक्वेंस लेवल के ऊपर प्रोटीन की ऑर्गेनाइजेशन है। और इस स्ट्रक्चर के अंदर यानी सीक्वेंस के अंदर अगर किसी किस्म का कोई चेंज आता है, तो वो चेंज आगे बढ़ने वाले जो सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी डिस्टर्ब करेगा और अल्टीमेटली प्रोटीन के फंक्शन को भी चेंज करेगा। तो वी कैन से कि जितना आपके पास प्रोटीन का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनना जरूरी है, उतना ही इसकी सीक्वेंस का भी मेंटेन करना जरूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली the information for these secondary and tertiary structure lies on the sequence of a protein. तो सीक्वेंस लेवल पे किसी किस्म का चेंज प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर सकता है। और इस केस में जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए जो इंटरेक्शंस हैं, इन इंटरेक्शंस को हमने आइडेंटिफाई किया था कि एक्चुअली द पेप्टाइड बॉन्ड्स आर द मेजर फोर्सेस जो कि अमाइनो एसिड्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके रखती हैं। तो इस केस में आपके पास जो अमाइड या कोवलेंट इंटरेक्शंस है पेप्टाइड बॉन्ड्स की, these interactions are very important because अगर किसी वजह से आप इस पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करते हो, it means you are going to hydrolyze the connection between adjacent amino acids और आप उस प्रोटीन की जो लीनियर सीक्वेंस है उसको भी क्या करने जा रहे हो, ब्रेक करने जा रहे हो। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद हम लोगों ने सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया था। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स अगर आप लोगों को याद हो तो इसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि देयर आर द 2 मेजर टाइप्स ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और एक्चुअली ये स्ट्रक्चर किस तरह से हैं कि आपकी जब कोई पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, यानी जब मैसेंजर आरएनए को राइबोसोम रीड करते हैं और ये इस सीक्वेंस को ट्रांसलेट करते हैं टू द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अ अमाइनो एसिड, जिसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो दिस डजंट मीन कि आपका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है या जो आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन जो बनती है आफ्टर द पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड, दिस पॉलीपेप्टाइड चेन विल रिमेन लीनियर, बल्कि इसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस आती हैं। वो इंटरेक्शंस किस वजह से आती है ये भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इट मींस दिस पॉलीपेप्टाइड चेन कैन फोल्ड ऑन इटसेल्फ। और फोल्डिंग के बाद हमारे पास 2 तरह के स्ट्रक्चर्स जो है वो पॉसिबल होते हैं। समटाइम्स आपकी ये लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरह से जो है वो कॉइल्स बनाना शुरू कर देती है और इस किस्म के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि दिस इज एक्चुअली द हेलिकल अरेंजमेंट ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन, और इसको हम कहते हैं दिस इज अल्फा हेलिक्स। तो अल्फा हेलिक्स को जब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो यहाँ से हमें ये चीज समझ में आई थी कि एक्चुअली इस अल्फा हेलिक्स की जो बैकबोन है, इस बैकबोन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड्स आ रहे हैं। इसमें साइड चेन की किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बिकॉज साइड चेन ग्रुप्स विल एक्सटेंड आउटवर्ड फ्रॉम दिस हेलिकल अरेंजमेंट। लाइक यहाँ पे जो मैंने आपके पास अरेंजमेंट ड्रॉ किया, इट मीन्स कि यहाँ पे साइड चेन जो है ये बाहर की तरफ प्रोट्रूड हुई होगी, ये इस बैकबोन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी और बैकबोन के अंदर सिर्फ आपके पेप्टाइड बॉन्ड्स आएंगे। So these peptide bonds, they have a hydrogen bond donor and hydrogen bond acceptor. So ये ग्रुप्स अगर एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, so these groups are going to contribute in hydrogen bonding। और एक्चुअली ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो इंटरेक्शंस हैं जो कि इस कॉइलिंग को स्टेबलाइज करेंगे। पॉलीपेप्टाइड चेन की ये जो फोल्डिंग हुई है, इस फोल्डिंग को मेंटेन रखेंगे और वापस उसे लीनियर फॉर्म के अंदर नहीं जाने देंगे। सो वी विल ऑब्जर्व दीज हेलिकल अरेंजमेंट इनसाइड द सेगमेंट ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन। नाउ इस अल्फा हेलिक्स की हमने मल्टीपल जो है वो फीचर्स को स्टडी किया था कि इसमें ठीक है आपकी बैकबोन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड्स आएंगे, साइड चेन बाहर की तरफ एक्सटेंड हुई होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये स्टेबलाइज होगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन ग्रुप्स के दरमियान में होगी, hydrogen atom of peptide bond and oxygen atom attached to the carboxyl oxygen of the peptide bond। ठीक है, और फिर हमने ये देखा था कि यहाँ पे एक फिक्स पैटर्न है, यानी जब भी आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरह से कॉइल होगी तो ये जो एक टर्न बनेगा,
इस टर्न के अंदर हमेशा आपके पास 3.6 अमाइनो एसिड्स आएंगे। आपके पास जो ओवरऑल टर्न की जो लेंथ है या जो पिच है इट विल बी 5.4 यहाँ पे 0.54 नैनोमीटर। और अगर आप यहाँ पे जो 2 अमाइनो एसिड्स हैं इनके दरमियान का डिस्टेंस देखो तो इट विल बी 1.5। तो आपके पास यहाँ पे जो अरेंजमेंट है इसको आप इस कॉमन पैटर्न के थ्रू क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। और फिर हमने ये देखा था कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यहाँ पे, दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज बिटवीन द अमाइनो एसिड जो कि फोर्थ पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है। लाइक अगर आपके पास यहाँ पे फर्स्ट अमाइनो एसिड है तो यूजुअली अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि आपका जो फर्स्ट अमाइनो एसिड का हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है वो फोर्थ अमाइनो एसिड के हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर के सामने आता है। और इस तरह से आपके पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक कंसेंसस या कंजर्व पैटर्न आप ऑब्जर्व करते हो थ्रू आउट द अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स को डिस्कस करने के बाद हमने सेकंड टाइप ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स बीटा शीट्स को स्टार्ट किया था। बीटा शीट्स के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे जो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है वो इस तरह से कॉइल नहीं होती बल्कि वो कुछ फ्लैट शीट्स की फॉर्म में अरेंज होती है। इसको आप देख सकते हैं कि दीज आर दी फ्लैटेंड शीट्स। जैसे आप कहते हैं कि दीज आर दी फोर्स ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन, लेकिन ये एक्सटेंडेड फोर्स हैं। इसमें आपके पास उस तरह से कॉइलिंग नहीं हो रही जैसे अल्फा हेलिक्स के अंदर हो रही थी। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे स्टैक्स हैं एक पॉलीपेप्टाइड चेन के जो कि एक्सटेंडेड फॉर्म के अंदर हैं और ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। सो इस केस में आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि पॉलीपेप्टाइड का ये जो सेगमेंट है इसमें भी जो स्टेबलाइजेशन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो रही है। यानी अभी भी जो आपके आर ग्रुप्स है वो बाहर की तरफ को प्रोजेक्ट हुए होंगे और ये जो बैकबोन स्ट्रक्चर है यू कैन सी हियर कि इस बैकबोन स्ट्रक्चर के अंदर अगेन आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड्स आ रहे हैं। So these peptide bonds will again contribute their hydrogen bond donor and hydrogen bond acceptor for the hydrogen bonding non-covalent interactions जो कि आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन की इस कन्फर्मेशन को यहाँ पे लॉक करेगी। तो आप जो है वो सर्टेन पोर्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन की मैं बात कर रही हूँ, इस पॉलीपेप्टाइड चेन के कुछ पोर्शन के अंदर आप हेलिकल अरेंजमेंट देखते हो और इसी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर आप ऑब्जर्व करते हो कि आपके जो कुछ सेगमेंट्स हैं वो इस तरह से बीटा प्लेटेड शीट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इन्हें बीटा प्लेटेड शीट्स इसलिए कहते हैं बिकॉज ये आपके पास जो है वो स्टैक्स की फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं। ठीक है, सिनोनिमस है, आप जो है वो दोनों में से कोई एक टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हो टू रेफर द बीटा शीट। नाउ on the basis of the orientation of polypeptide chains, हम इन बीटा शीट्स को फर्दर 2 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। We can say that these sheets are anti-parallel if their N and C terminus are running in opposite direction. For example, if this is the N terminus, C terminus, और यहाँ पे आपके पास N and C terminus opposite arrangement है within the polypeptide chain in sheet in strands की, तो आप इसको कहोगे कि this is anti-parallel beta sheet। लेकिन अगर आपके पास ये सारे के सारे जो बीटा स्ट्रैंड्स हैं इनके जो ये आपके पास जो नजर आ रहे हैं पैटर्न, ये सेम डायरेक्शन के अंदर रन हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज एन टू सी और आपके पास सेकंड सेगमेंट भी एन टू सी का सेगमेंट है, इट मींस दीज टू स्ट्रैंड्स आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, देयर एन एंड सी टर्मिनस आर फेसिंग ईच अदर। तो इस केस में आपके पास जो कॉम्बिनेशन बनेगा, दिस कॉम्बिनेशन विल बी पैरेलल बीटा शीट। तो इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को रिवाइज कराने के बाद जो आज का हमारा मेजर कंसर्न है वो इनके दरमियान कनेक्शन का है। लाइक अभी मैं आप लोगों से जैसे कह रही हूँ कि आपकी जो एक लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन है, इस पॉलीपेप्टाइड चेन का कुछ पोर्शन जो है वो इस तरह से अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में होता है और हो सकता है कि आगे आपके पास कुछ पोर्शन जो है वो किसी किस्म का सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बना रहा और बिल्कुल एडजेसेंट आप एक बीटा शीट को ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, ये वाला पैटर्न बीटा स्ट्रैंड आप ऑब्जर्व कर रहे हो। अगेन आपके पास यहाँ पे एक कनेक्शन है और फिर आपके पास एक यहाँ पे बीटा शीट प्रेजेंट है। इट मीन्स कि विद इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन आपके ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर एलिमेंट्स हैं, दीज सेकेंडरी स्ट्रक्चर एलिमेंट्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ अ कनेक्शन। ठीक है, इसे मैं कनेक्शन पॉइंट कह रही हूँ। दिस इज फर्स्ट कनेक्शन एंड दिस इज अ सेकेंड कनेक्शन। ये वो रीजन्स हैं जहां पे आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन कोई सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बना रही। देयर इज नो सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन दीज रीजन्स ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है,
और ये इनका फंक्शन क्या है कि ये एडजेसेंट जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं उनको कनेक्ट कर रही है। लाइक अल्फा हेलिक्स को बीटा शीट के साथ कनेक्ट कर रही है और बीटा शीट को अगेन एक और बीटा स्ट्रैंड के साथ जो है वो कनेक्ट कर रही है। तो इन कनेक्शंस को या इन रीजन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन को जहां पे किसी किस्म का कोई सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता और ये एज अ कनेक्टिंग पॉइंट्स एक्ट करते हैं, कनेक्टिंग एलिमेंट्स के तौर पे एक्ट करते हैं, इनको हम लूप्स या टर्न्स कह सकते हैं। लूप्स या फिर कॉइल की सिनोनिमस है, यानी ये आप सेम चीज के लिए यूज कर सकते हो, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लूप्स एंड टर्न्स। तो लेट्स सी कि लूप्स और टर्न्स होते क्या है, इनमें किस चीज का डिफरेंस होता है एक्चुअली। तो बच्चों आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये चीज याद रखनी है कि लूप्स एंड टर्न्स आर एक्चुअली दीज आर द कनेक्टिंग एलिमेंट्स जो कि अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट्स को कनेक्ट करते हैं, या इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं कि दीज आर द कनेक्टिंग एलिमेंट्स which are going to connect the secondary structural elements within a polypeptide chain। ठीक है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स आपके पास अल्फा हेलिसेस भी हो सकते हैं, बीटा शीट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, या एडजेसेंट अल्फा हेलिसेस एडजेसेंट बीटा शीट्स हो सकते हैं। नाउ इन कनेक्टिंग एलिमेंट्स को हम या तो टर्न्स कहेंगे या फिर लूप्स कहेंगे। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्न्स? किस पोर्शन को आपने टर्न कहना है और किस पोर्शन या कनेक्शन को आपने लूप कहना है। बच्चों इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो आपने ये चीज याद रखना है कि आपके पास अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्न एंड लूप, तो एक तो डिफरेंस आपके पास इनकी लेंथ का आएगा। ठीक है, टर्न में यूजुअली आपके पास जो है वो 4 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी लेस देन 5। ठीक है, इनकी लेंथ जो है ये स्मॉल है, जबकि लूप्स आपके पास जो है दीज आर दी लॉन्गर फ्रेगमेंट्स, लॉन्गर यूनिट्स, इनमें आपके पास जो है वो ज्यादा अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। और सेकेंड डिफरेंस आपके पास हो सकता है डायरेक्शन का। टर्न यूजुअली पॉलीपेप्टाइड चेन की डायरेक्शन को 180 डिग्री पे चेंज कर देते हैं, यानी रिवर्स कर देते हैं, इसलिए हम इनको समटाइम्स रिवर्स टर्न्स भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम 90% केसेस में आपके जो टर्न्स हैं वो डायरेक्शन को चेंज करने में यूज होते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन की अगर डायरेक्शन इसको यहाँ पे N to C जा रही है तो ये इसकी डायरेक्शन को इस तरह से रिवर्स कर देंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में ले आएंगे, इसे टर्न करेंगे। जबकि लूप्स जो है ये डायरेक्शन को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करते। ठीक है, चेंज करेंगे लेकिन वो चेंज इतना अब्रप्ट नहीं होगा, या आप इसको सिंपली कह लें कि वो बिल्कुल रिवर्स नहीं होगा, 180 डिग्री का चेंज नहीं होगा। वो चेंज जो है वो 180 डिग्री से कम का हो सकता है, यानी बिल्कुल डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे, उसको कुछ हद तक जो है वो बस यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल अगर ये पॉलीपेप्टाइड ये इस तरह से है तो इस तरह से उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगी, उसके एंड जो है वो टोटली 180 डिग्री पे शिफ्ट नहीं होगी। ठीक है, तो टर्न्स की हम एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आपके पास ये एक बीटा स्ट्रैंड है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एक कनेक्शन है टर्न्स का, यहाँ पे आपके पास एक और बीटा स्ट्रैंड है, एंड देन यू हैव अ थर्ड बीटा स्ट्रैंड। तो टर्न का फंक्शन क्या होता है? तो आपके पास ये टर्न्स की, जैसे मैंने अभी आपको एक फीचर बताया है कि इस केस में आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, इस पॉलीपेप्टाइड चेन को ये 180 डिग्री पे रिवर्स कर देते हैं। सो लेट्स सी कि ये चेंज हमें किस तरह से हेल्प करता है प्रोटीन की फोल्डिंग के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज आपके पास इस पॉलीपेप्टाइड चेन में पैक होना है, इसकी अरेंजमेंट होनी है, और ये आपके पास जो है वो पहला बीटा स्ट्रैंड प्रेजेंट। इस बीटा स्ट्रैंड के आगे आपके पास यूजुअली जो सेगमेंट था जो कनेक्ट कर रहा था वो इस डायरेक्शन में था, बिल्कुल यहाँ पे। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड, यहाँ पे आपके पास अमाइनो एसिड भी है ना, अमाइनो एसिड नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, और दीज 4 अमाइनो एसिड्स आर द पार्ट ऑफ टर्न। तो ये 4 अमाइनो एसिड जो है इनके अंदर ये पोटेंशियल होता है कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन को टर्न कर सकते हैं। तो टर्न करने के बाद आपके पास क्या होगा कि अगर पॉलीपेप्टाइड चेन की डायरेक्शन प्रीवियसली N to C यहाँ से थी, फॉर एग्जांपल ये N था और ये C था, तो अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब ये रोटेट होगी तो रोटेशन के बाद आपके पास ये सेगमेंट इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। तो नाउ यू हैव अ reverse orientation of this polypeptide chain. This is the N terminus
एंड दिस इज सी टर्मिनल। और इसी तरह से आपके पास यहाँ पे जो सेगमेंट है, दिस सेगमेंट कैन टर्न, यानी अगेन आपके पास 180 डिग्री का जो है वो डायरेक्शन में चेंज आएगा। और अब आपके पास यहाँ पे थर्ड पोर्शन था इस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, जो थर्ड फ्रेगमेंट प्रेजेंट था, ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करके इस तरफ से ऐसे प्रेजेंट होगा। सो यू कैन से कि आपके पास यहाँ पे जो एंटी पैरेलल बीटा शीट्स है, जिसमें आप कहते हो कि डायरेक्शन आपकी जो है वो ऑपोजिट है, बिल्कुल जो है वो 180 डिग्री के चेंज के साथ है, एन टू सी एंड देन एन टू सी एंड अगेन एन टू सी। ये डायरेक्शन का चेंज इन अमाइनो एसिड्स की वजह से होता है, इन कनेक्शंस की वजह से होता है, जो कि आपके एडजेसेंट बीटा स्ट्रैंड्स को 180 डिग्री पे चेंज कर देते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन को एक ऐसी ओरिएंटेशन के अंदर लेके आते हैं जिस ओरिएंटेशन में इनके जो एडजेसेंट बीटा स्ट्रैंड्स हैं वो क्या होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर रन करेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन इज कि यहाँ पे इन अमाइनो एसिड्स में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि ये अमाइनो एसिड्स अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे। लाइक ये जो 4 अमाइनो एसिड्स हैं, ये डायरेक्शन को क्यों चेंज करें? तो यूजुअली आपके पास यहाँ पे जो कनेक्शन बनता है, इस कनेक्शन में ग्लाइसिन एंड प्रोलीन रिच रीजन्स होते हैं। ठीक है, तो प्रोलीन के अंदर जो हमारे पास कॉम्बिनेशन था दिस वन, कि आपका जो अल्फा कार्बोक्स, यहाँ पे जो अल्फा कार्बन एटम है, दिस अल्फा कार्बन एटम इज अटैच विद द अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, हाइड्रोजन एंड देन साइड चेन। तो ये जो साइड चेन के साथ ये इसकी अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ किंक, यानी यहाँ पे आपके पास ये जो बॉन्ड है ये स्ट्रेट नहीं रहेगा आफ्टर दिस कनेक्शन। तो ये जो किंक है, अगर फॉर एग्जांपल प्रोलीन इस रीजन के ऊपर प्रेजेंट है, यहाँ पे अमाइनो एसिड था, तो ये इसकी ये जो बॉन्ड की शिफ्टिंग की वजह से ये किंक इंट्रोड्यूस होगा। एक्चुअली दिस किंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन डायरेक्शन विद इन टर्न। तो टर्न्स के अंदर आपने ये चीज याद रखनी है कि ये वो कनेक्टिंग एलिमेंट्स हैं जिसमें यूजुअली आपके पास 4 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये 4 अमाइनो एसिड्स पॉलीपेप्टाइड चेन की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, और ये यूजुअली हम ऑब्जर्व करते हैं इन कनेक्शन पॉइंट्स को इन एंटी पैरेलल बीटा शीट। ठीक है, ऑब्वियसली आप इन कनेक्शंस को भी यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर लॉक होने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिक्वायर्ड है। तो आपके पास अगर ये पहला अमाइनो एसिड है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो इनके दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी जो कि आपके इस टर्न को इस डायरेक्शन के अंदर लॉक करेगा। तो सिर्फ अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स को स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग यूज नहीं होती, बल्कि सम टाइम जो टर्न्स में डायरेक्शन का चेंज आता है, उस डायरेक्शन के चेंज को भी मेंटेन करने के लिए या लॉक करने के लिए अमाइनो एसिड्स के जो ग्रुप्स हैं उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है। ठीक है, और लूप्स के केस में आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे आपके पास सपोज यू हैव अ पॉलीपेप्टाइड चेन, तो इन पॉलीपेप्टाइड चेन के दरमियान जो कनेक्शंस हैं, दीज कनेक्शंस विल बी ग्रेटर देन 4 अमाइनो एसिड। इनकी लेंथ एक तो ज्यादा होगी, और दूसरा ये कि इनकी डायरेक्शन जो है वो 180 डिग्री पे चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आपके पास एक अल्फा हेलिक्स है, तो हो सकता है कि इस तरह से नेक्स्ट किसी बीटा शीट के साथ अटैच हो। ठीक है, और देन दिस बीटा शीट विल इस तरह से एक और अल्फा हेलिक्स के साथ अटैच हो, देन आपके पास यहाँ पे अगेन एक बीटा शीट है। तो आप देख रहे हो कि डायरेक्शन बिल्कुल पूरी तरह से रिवर्स नहीं हो रही, 180 डिग्री का चेंज नहीं आ रहा, लेकिन स्टिल जो है वो फोल्डिंग पॉसिबल है। आपकी जो है ये पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड हो रही है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो जब रिवर्स होगी, जब 180 डिग्री का चेंज आएगा, तो उस केस में डेफिनेटली लूप्स की जगह टर्न्स इन्वॉल्व होंगे। So turns और loops के बाद we will discuss the tertiary structure of protein। अभी तक बच्चों हम लोगों ने जो स्ट्रक्चरल स्टेबलाइजेशन बात की है, उसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की है। सबसे पहले हमने पेप्टाइड बॉन्ड को डिस्कस किया है, और हमने ये कहा है कि पेप्टाइड बॉन्ड आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो अमाइनो एसिड्स के दरमियान कनेक्शन है, उस कनेक्शन को मेंटेन करता है। और फिर हमने ये देखा है कि पॉलीपेप्टाइड चेन अगर फोल्ड होती है, इस तरह से अल्फा हेलिक्स बनाती है या बीटा शीट्स बनाती है, so in order to stabilize these types of structures, we need and other non-covalent interactions, and the name of these non-covalent interactions are the hydrogen bonding। But definitely हमने ये चीज भी देखी है कि पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती, देयर आर मल्टीपल अदर कोवलेंट एंड नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस जो कि उसकी साइड चेन की वजह से भी पॉसिबल होती है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम आके साइड चेन को इन्वॉल्व होते हुए देखेंगे। इससे पहले हमने
जो प्राइमरी स्ट्रक्चर देखा है या सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखा है, इसके अंदर हमने सिर्फ इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और अमाइनो ग्रुप के दरमियान कनेक्शन देखा है। पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर हमने ये देखा था कि आपके पास जो अमाइनो ग्रुप है, एक अमाइनो एसिड का और दूसरे अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दे विल अंडरगो द एलिमिनेशन रिएक्शन, और इस एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद आपके C और M के दरमियान एक कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। उसके बाद हमने जो है जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस की, तो अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम इन्हीं ग्रुप्स को रेफर कर रहे थे, हमने साइड चेन्स की बात नहीं की थी। हमने ये कहा था कि आपके पास एक अमाइनो एसिड में इफ यू हैव हाइड्रोजन एटम अटैच, सॉरी ऑक्सीजन एटम अटैच विद द कार्बन, so this oxygen atom is partial negatively charged, and if you have a hydrogen atom attached with the nitrogen of the peptide bond, this hydrogen atom is partial positively charged. तो adjacent amino acids में अगर ये ग्रुप्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो यू विल ऑब्जर्व हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग दीज ग्रुप्स। तो अभी भी हमने इन्हीं दो ग्रुप्स अल्फा अमाइनो और अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स के दरमियान इंटरेक्शंस को ऑब्जर्व किया है। अभी तक हमने साइड चेन को इंट्रोड्यूस नहीं किया, साइड चेन की वजह से बनने वाली जो इंटरेक्शंस है उनको ऑब्जर्व नहीं किया, बिकॉज सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में भी हमने बार बार इस पॉइंट को रेफर किया है कि साइड चेन्स एक्सटेंड आउटवर्ड, साइड चेन्स जो है वो बैकबोन में नहीं आ रही, इसका मतलब है कि वो इंटरेक्शन नहीं करेंगी। बट टर्शियरी स्ट्रक्चर इज द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन के जो आर ग्रुप्स हैं, दीज आर ग्रुप्स आर गोइंग टू अप्रोच ईच अदर। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इस अरेंजमेंट को देख सकते हो कि आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी लीनियर से इन स्ट्रक्चर्स को बना लिया, हेलिकल अरेंजमेंट बना लिए, उसके बाद उसने आपकी जो है वो शीट्स बना ली, और उसके बाद आपने टर्न्स और लूप्स की वजह से ये चीज भी ऑब्जर्व कर ली कि आपकी ये जो अरेंजमेंट्स हैं ये इस तरह से फोल्ड होना शुरू हो गई। दिस वन, ये आपके पास जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो इस तरह से फोल्ड हो रही है। इसके जो मल्टीपल सेकेंडरी स्ट्रक्चर एलिमेंट्स है वो एक खास डायरेक्शन के अंदर रोटेट हो रहे हैं, और रोटेशन की वजह से अब इनके जो आर ग्रुप्स जो पहले बाहर की तरफ को एक्सटेंड हुए हुए थे, दीज आर ग्रुप्स आर गोइंग टू अप्रोच ईच अदर। तो अब अगर आपकी इस पॉलीपेप्टाइड चेन में अपनी इस कन्फर्मेशन के अंदर लॉक होना है, तो इस केस में इनके जो अल्फा अमाइनो और अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स हैं ये अप्रोच नहीं करेंगे, बल्कि दिस इज द मोमेंट जब आपके अमाइनो एसिड्स में जो साइड चेन्स है जो कि प्रीवियसली किसी किस्म के इंटरेक्शंस में इन्वॉल्व नहीं थी, these side chains are going to interact. So side chains की बेस पे हम पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो इंटरेक्शंस ऑब्जर्व करेंगे, इन इंटरेक्शंस की वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम कहते हैं दिस इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। एंड वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस जो कि साइड चेन्स के अंदर पॉसिबल है, यानी आर ग्रुप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर आप इन इंटरेक्शंस को ऑब्जर्व करोगे। वी विल ऑब्जर्व सर्टेन नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन, और हम यहाँ पे कोवलेंट इंटरेक्शंस को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन इंटरेक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि आर ग्रुप की वजह से किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर आ सकती है। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरेक्शंस आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर और हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर ये ग्रुप्स नहीं होंगे। यानी इस केस में आपके पेप्टाइड बॉन्ड के ग्रुप्स जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, बल्कि आपके जो साइड चेन या आर ग्रुप्स के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले डोनर एंड एक्सेप्टर्स प्रेजेंट थे, दे विल इंटरैक्ट। लाइक आप अगर सीरीन की एग्जांपल लेते हो, तो सीरीन की साइड चेन में आपने पढ़ा था यू हैव अ हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप, and this hydroxyl group has a partial positively charged hydrogen. So this group can act as hydrogen bond donor. इसी तरह से अगर आप एस्पार्टिक एसिड की बात करते हो, तो एस्पार्टिक एसिड के अंदर आपने ऑब्जर्व किया था कि आपकी साइड चेन के अंदर एक एडिशनल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये वाला जो ग्रुप है दिस हैज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, so this is a hydrogen bond acceptor. So इन दो ग्रुप्स के दरमियान अगर इंटरेक्शंस होगी, so these interactions are not because of their अल्फा अमाइनो एंड अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स, बल्कि इस केस में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज बिकॉज ऑफ द साइड चेन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड डेफिनेटली बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड जो डोनर और एक्सेप्टर्स हैं, जो डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग ग्रुप्स, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ग्रुप्स जो कि हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के अंदर ऑब्जर्व किए थे। सेकेंड टाइप ऑफ इंटरेक्शंस इंक्लूड आयनिक बॉन्ड्स।
आयनिक बॉन्ड्स में आपके पास जो है वो अमाइनो एसिड के वो ग्रुप्स इन्वॉल्व होंगे जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, यानी आपके बेसिक एंड एसिडिक अमाइनो एसिड यहाँ पे यूज हो सकते हैं। लाइक आप ये देख सकते हो कि आपके पास यही जो एस्पार्टिक एसिड है, इस एस्पार्टिक एसिड में से अगर प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा तो आफ्टर रिलीजिंग इट्स प्रोटॉन, ये एस्पार्टिक एसिड विद इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन एक परमानेंट नेगेटिव चार्ज अडॉप्ट करेगा। ठीक है, बिकॉज इट इज एन एसिडिक अमाइनो एसिड और एसिड अपने प्रोटॉन को रिलीज कर सकता है, तो आपके पास विद इन द पॉलीपेप्टाइड चेन ये ग्रुप एक नेट नेगेटिव चार्ज के साथ प्रेजेंट होगा। ये आर ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सिमिलरली अगर आप लाइसिन की बात करते हो तो लाइसिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसकी साइड चेन में एडिशनल अमाइनो ग्रुप है, लाइक इसमें ब्यूटाइल अमोनियम ग्रुप है। तो इस केस में आपके पास जो नाइट्रोजन एटम है, अमाइनो ग्रुप, दिस अमाइनो ग्रुप इज अ बेस, और अगर ये बेस जो अमाइनो ग्रुप है ये मीडियम में से एक प्रोटॉन को पिक करेगी तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा। तो वी हैव सर्टेन अमाइनो एसिड जो कि एसिडिक या बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं एंड दे कैन अडॉप्ट the negative and positive charge depending upon the pH of solution and their pKa value. तो इस केस में आपके पास जो इंटरेक्शंस डेवलप होंगी, इन इंटरेक्शंस को आप आयनिक इंटरेक्शंस कहते हो। थर्ड टाइप ऑफ इंटरेक्शंस आर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस में आप वॉन्डर वॉल इंटरेक्शंस को भी ले सकते हो। ठीक है, एंड दीज आर दी इंटरेक्शंस जो कि आपके नॉन पोलर ग्रुप्स के दरमियान होंगे। ठीक है, जितने भी नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स होंगे, जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो इस केस में जो इंटरेक्शंस डेवलप होंगी दीज विल बी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ये तो तीन इंटरेक्शंस मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किए हैं विच आर दी नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस। बट समटाइम्स आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन की साइड चेन के अंदर कुछ ऐसे ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। इसमें आप लोगों ने ऑलरेडी जब सिस्टीन अमाइनो एसिड डिस्कस किया था तो वहां पे आपने पढ़ा था कि सिस्टीन इज एन अमाइनो एसिड जिसकी साइड चेन में एक थायोल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अगर फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन के दौरान, फॉर एग्जांपल दिस इज द सिस्टीन जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है और दूसरा आपके पास ये पॉलीपेप्टाइड चेन जब फोल्ड हो रही थी तो सिस्टीन यहाँ पे प्रेजेंट था, तो आपके पास अगर ये दो सिस्टीन अमाइनो एसिड एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो इनके जो थायोल ग्रुप्स हैं इनमें ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, दीज हाइड्रोजन एटम्स विल बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन H2। ठीक है, तो आपका ये जो सल्फर एटम है, दिस सल्फर एटम विल मेक अ बॉन्ड विद दिस सल्फर एटम। तो इस केस में आपके पास जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन को स्टेबलाइज करने के पीछे जो इंटरेक्शंस हैं, these interactions are covalent interactions and these are disulfide bridges। ठीक है, तो आप यहाँ पे विटनेस कर सकते हो अपने इस स्ट्रक्चर के अंदर कि आपके पास जो है वो विद इन द पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकता है कि यहाँ पे आपके पास ये सेकेंडरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हो, तो इट डजंट मीन कि ये लीनियर चेन है। तो इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर एलिमेंट्स के बाद जब पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग होगी, तो उसकी फोल्डिंग के बाद जब इनकी साइड चेन्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगी, तो साइड चेन्स को अप्रोच करने के बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ द आर ग्रुप्स आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। यहाँ पे आपके पास अगर सीरीन है एंड हेयर यू हैव एस्पार्टिक एसिड, तो सीरीन और एस्पार्टिक एसिड के स्ट्रक्चर्स में आपके पास ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर और एक्सेप्टर्स के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली दे विल मेक अ हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके ये वाला जो अमाइनो एसिड है, बेशक ये अल्फा हेलिक्स का पार्ट है लेकिन इसकी साइड चेन जो है वो हेलिक्स के अंदर नहीं आ रही बल्कि वो बाहर की तरफ को प्रोट्यूड हुई है। और यहाँ पे भी आपके पास जो अल्फा हेलिक्स है उसकी बैकबोन में साइड चेन नहीं आ रही बल्कि बाहर को एक्सटेंड हुई है। तो ये दो साइड चेन जो कि वेलिन की साइड चेन है, जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, दिस इज वेलिन 1 एंड वेलिन 2, ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो बिकॉज बोथ साइड चेन्स आर नॉन पोलर, तो इस केस में आपके पास जो इंटरेक्शंस बनेगी दीज आर दी वॉन्डर वॉल्स इंटरेक्शन और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ओके, और यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपकी इस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर दिस इज द अमाइनो एसिड सीरीन जो कि एक तरफ यहाँ पे बीटा शीट का पार्ट है और दूसरी तरफ यहाँ पे अल्फा हेलिक्स का पार्ट है। तो जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो आपके पास जो इंटरेक्शंस बनेगी दीज विल बी डाइसल्फाइड बॉन्ड, और यहाँ पे आप जो है वो आयनिक इंटरेक्शंस या आयनिक बॉन्ड्स को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स के अंदर आपके पास जो है वो आर ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं और आपके पास यहाँ पे जो इंटरेक्शंस बनेगी, इन इंटरेक्शंस को स्टेबलाइज करने में पेप्टाइड बॉन्ड्स भी यूज होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी यूज होंगे,
हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन कार्बोक्साइल अल्फा अमाइनो एंड अल्फा कार्बोक्साइल ग्रुप, और इसमें आपके आर ग्रुप्स के दरमियान भी बॉन्ड प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक कर दो तो आपका ये अमाइनो एसिड, सपोज यहाँ पे जो अमाइनो एसिड था वो एडजेसेंट अमाइनो एसिड से अपना कनेक्शन ब्रेक कर देगा। इट मीन्स कि प्राइमरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन रहेगी तो तभी प्रोटीन टर्शरी लेवल पे जाएगी। तो पेप्टाइड बॉन्ड भी यहाँ पे इंटैक्ट रहने जरूरी है। दूसरी बात, यहाँ पे जो आपके अल्फा अमाइनो और अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंटैक्ट रहना भी जरूरी है। सपोज अगर यहाँ पे आपके अल्फा अमाइनो और अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो गई तो हो सकता है ये हेलिक्स ओपन हो जाए, और अगर हेलिक्स ओपन हो गया तो हो सकता है आपके ये वाले जो ग्रुप्स हैं जो पहले एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं अब ये एक दूसरे को अप्रोच ना करें। तो अगर 2D स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा तभी प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर में जाएगी। तो इट डजंट मीन कि अगर आपकी प्रोटीन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर रही है तो उस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो सकते हैं या 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो सकता है, बल्कि आपके पास ही एक खास ऑर्डर में जा रहा है। प्राइमरी स्ट्रक्चर से आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तरफ मूव करें और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद आप टर्शरी स्ट्रक्चर की तरफ मूव करें। सो हर प्रीवियस स्ट्रक्चर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप उस टाइम जो स्ट्रक्चर देख रहे हो वो इंपॉर्टेंट होगा। द फोर्थ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, और इसके अंदर भी आप जो है वो साइड चेन्स की इन्वॉल्वमेंट ऑब्जर्व करोगे। लेकिन यहाँ पे जो आपने मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस याद रखना है वो ये है कि इस केस में आपकी एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन इन्वॉल्व है। ऐसी प्रोटीन्स जो कि मल्टीमेरिक प्रोटीन्स हैं या इनको हम ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स कहते हैं। ओलिगोमेरिक मीन्स कि इसमें एक से ज्यादा जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगे तो आप उसको डाइमेरिक कहोगे, अगर 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं तो ये ट्राइमेरिक होगी। इसी तरह से अगर इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं तो आप इनको कहोगे कि दीज आर दी टेट्रामेरिक प्रोटीन। तो ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन्स हैं जिनमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स आप उनको डाइमेरिक, ट्राइमेरिक या टेट्रामेरिक कह सकते हो। जिसमें आप एक एग्जांपल ले सकते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर आपके पास 2 अल्फा चेन्स होती हैं एंड 2 बीटा चेन्स होती हैं। अगर तो ये दोनों चेन्स आइडेंटिकल हों, लाइक आपके पास अल्फा चेन एंड बीटा चेन जो है ये डिफरेंट है, लेकिन 2 अल्फा चेन्स आर आइडेंटिकल एंड 2 बीटा चेन्स आर आइडेंटिकल, सो आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड चेन्स को आप कह सकते हो कि दीज आर दी प्रोटोमर्स। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि विद इन द हीमोग्लोबिन यू हैव अल्फा बीटा प्रोटोमर्स। प्रोटोमर मींस कि ये अल्फा बीटा जो चेन्स हैं ये आइडेंटिकल होंगी और ये 2 दफा रिपीट होगी। 2 टाइम्स आपके पास अल्फा चेन आएगी और 2 टाइम्स आपके पास बीटा चेन आएगी। ठीक है, तो ओवरऑल ये टेट्रामेरिक प्रोटीन है। इट मीन्स कि इसके अंदर 4 सब यूनिट्स हैं, लेकिन इसके अंदर जो है वो 2 सब यूनिट्स आइडेंटिकल है, 2 आइडेंटिकल अल्फा सब यूनिट्स एंड 2 आइडेंटिकल बीटा सब यूनिट्स। तो आइडेंटिकल यूनिट्स को आप क्या कहते हो? प्रोटोमर। ठीक है, सिमिलरली इंसुलिन की अगर बात करो तो इंसुलिन के अंदर यू हैव 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, लेकिन वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स आइडेंटिकल नहीं है बल्कि वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास जो अल्टीमेटली ये हीमोग्लोबिन की एग्जांपल है जिसमें आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन 4 टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन को हाईलाइट करके ये चीज जो है उसको समझाने की कोशिश की गई है कि आपकी एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि अगर आपकी प्रोटीन ओलिगोमेरिक प्रोटीन है तो इट मीन्स कि आपकी एक पॉलीपेप्टाइड चेन दूसरी, तीसरी और चौथी पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ भी इंटरेक्शन डेवलप करे। मोर ओवर अगर इस प्रोटीन को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कोई नॉन प्रोटीन कंपोनेंट रिक्वायर्ड है, जैसे हीमोग्लोबिन को आयरन रिक्वायर्ड है, तो इसका भी यहाँ पे अटैच होना जरूरी है। तो आप जब क्वाटरनरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो तो इसमें आप पूरी की पूरी जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, जितनी भी पॉलीपेप्टाइड चेन्स उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने में यूज होती हैं या उसको एक फाइनल जो है वो फंक्शनल फॉर्म में लाने के लिए यूज होती हैं, उन सब की कलेक्टिव इंटरेक्शन की बात करते हो। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर आपने सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन को डिस्कस किया था, 1 पॉलीपेप्टाइड चेन, लेकिन जब आप टर्शरी लेवल की बात करते हो तो इसमें आप मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स को कंसीडर करते हो, उनके दरमियान जो इंटरेक्शन होती हैं उनके बाद आप कहते हो कि नाउ दिस प्रोटीन इज प्रॉपरली फोल्ड और ये अपना फंक्शन परफॉर्म।
तो अगर किसी भी लेवल के ऊपर किसी किस्म का कोई चेंज आ सकता है, आ गया, तो वो इस प्रोटीन के ऊपर डेट्रीमेंटल इफेक्ट को कॉज करेगा, यानी इसके स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकता है और उसके फंक्शन को भी डिसरप्ट कर सकता है। The next point is protein conformation. कंफर्मेशन किसे कहते हैं और कंफर्मेशन किस तरह से बनती है, इन कुछ पॉइंट्स को देखते हैं, बिकॉज ये पॉइंट्स आगे आप लोगों ने जब इंजाइमोलॉजी का कोर्स पढ़ना है तो वहां पे आप लोगों को हेल्प आउट करेगा कि कंफर्मेशन किसे कहते हैं और कंफर्मेशन को बनाने में कौन कौन से ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं। जो कंफर्मेशन का वर्ड आप याद रखिए, कंफर्मेशन मीन शेप ऑफ अ प्रोटीन, जैसे आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, और ये शेप एक्चुअली बनती किस तरह से है, बिकॉज ऑफ द फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। नाउ द क्वेश्चन इज कि प्रोटीन को फोल्ड होने में कौन से ग्रुप्स हेल्प करते हैं, कौन से ऐसे बॉन्ड्स हैं जिनके दरमियान, जिनके अराउंड रोटेशन हो सकती है, और कौन से ऐसे बॉन्ड्स हैं जिनके अराउंड रोटेशन नहीं हो सकती। डेफिनेटली अगर आपके पास यहाँ पे एक ग्रुप है और ये अटैच है विद द सेकंड ग्रुप और इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो रोटेट नहीं कर सकता, तो प्रोटीन अपनी लीनियर कंफर्मेशन में रहेगी। बट इफ वी हैव अ बॉन्ड जो कि रोटेट कर सकता है तो इसकी रोटेशन की वजह से उस प्रोटीन की कंफर्मेशन चेंज हो सकती है। वो कंफर्मेशन इस तरह से भी आ सकती है, वो कंफर्मेशन ऐसे चेंज भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये चीज को विटनेस कर सकते हैं कि आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग है वो एक्चुअली कुछ बॉन्ड्स के रोटेशन की वजह से। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस शेप को अडॉप्ट करने के लिए या प्रॉपर फोल्ड होने के लिए आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन के कौन कौन से बॉन्ड्स रोटेट कर सकते हैं और कौन कौन से बॉन्ड्स ऐसे हैं जो कि रोटेट नहीं कर सकते। तो कंफर्मेशन रेफर्स टू दी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ प्रोटीन। ठीक है, यानी वो अरेंजमेंट क्या लीनियर अरेंजमेंट है या वो अरेंजमेंट इस तरह से फोल्डेड फॉर्म के अंदर है। तो अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन एनी मॉलिक्यूल, यहाँ पे हम चूंकि प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो हम प्रोटीन के अंदर कहेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को हम क्या कहेंगे, उसकी शेप या कंफर्मेशन हम कहेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि विद इन द बायोमोलिक्यूल जो स्टेबल कंफर्मेशन है, दिस स्टेबल कंफर्मेशन इज एक्चुअली the conformation with the lowest free energy value। यानी अगर किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा है, किसी बायोमोलिक्यूल की, इसमें प्रोटीन भी हो सकती है, आपके पास यहाँ पे जो है वो न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है, अगर बायोमोलिक्यूल जो है इट इज एसोसिएटेड विद द लोएस्ट फ्री एनर्जी तो ये स्टेबल होगा। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर यू है हाई फ्री एनर्जी वैल्यू, तो हाई फ्री एनर्जी वैल्यू यूजुअली हम कहते हैं कि जिस भी मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल हाई होता है, दिस मॉलिक्यूल इज रिएक्टिव मॉलिक्यूल एंड एक्चुअली इट इज अनस्टेबल। ठीक है, तो अगर किसी बायोमोलिक्यूल की आपके पास दो या दो से ज्यादा कंफर्मेशन आपको नोन है, तो हमेशा स्टेबल कंफर्मेशन वो कंफर्मेशन होगी विच इज एसोसिएटेड विद द लो एनर्जी, बिकॉज दिस कंफर्मेशन इज नॉन रिएक्टिव कंफर्मेशन। विद इन द बायोलॉजिकल सिस्टम इस कंफर्मेशन के चेंज होने के चांसेस बहुत कम है। जबकि अगर आपके पास कोई कंफर्मेशन ऐसी है जो कि रिएक्टिव कंफर्मेशन है, जो कि हाई एनर्जी कंफर्मेशन है, इट मीन्स कि ये कंफर्मेशन चेंज हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास एनर्जी भी है और मॉलिक्यूल रिएक्टिव भी है, अनस्टेबल भी है, तो ये डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। तो हमेशा स्टेबल शेप वो शेप होगी विच इज एसोसिएटेड विद द लोएस्ट फ्री एनर्जी वैल्यू। नाउ द क्वेश्चन इज कि प्रोटीन की कंफर्मेशन को कौन सी चीज या कौन से बॉन्ड्स डिक्टेट करेंगे, कौन से बॉन्ड्स ये बताएंगे कि प्रोटीन ने अपनी किस कंफर्मेशन के अंदर जाना है। तो लेट्स सी कि हमारे पास जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, इस पॉइंट के ऊपर मैं बाद में आती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखते हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर कौन कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बैकबोन में है और किस तरह से ये प्रोटीन की कंफर्मेशन को चेंज करते हैं। बच्चों मैं सिर्फ और सिर्फ बैकबोन की बात इसलिए कर रही हूँ बिकॉज जो फोल्डिंग है वो उस बैकबोन की वजह से पॉसिबल होती है। लाइक ये आपके पास अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन की बैकबोन है, इस बैकबोन में अगर रोटेट करके इस फॉर्म के अंदर जाना है तो डेफिनेटली जो ग्रुप्स बैकबोन के अंदर हैं वो ही रोटेट होंगे, तो ये अपनी इस कंफर्मेशन को चेंज करेगी ना। So we are only concerned with the bonds which are present in the backbone.
जो साइड चेन में प्रेजेंट है वो इसकी फोल्डिंग को चूंकि चेंज नहीं करते, उसके ऊपर उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, इसलिए हम उनको कंसीडर भी नहीं करेंगे। तो पॉलीपेप्टाइड चेन की अगर हम बैकबोन की बात करते हैं, तो सपोज वी हैव वन अमाइनो एसिड एंड देयर इज अ सेकंड अमाइनो एसिड, दिस इज द अल्फा कार्बन एटम ऑफ वन अमाइनो एसिड, अल्फा कार्बन एटम ऑफ सेकंड अमाइनो एसिड। यहाँ पे आपके पास अमाइनो ग्रुप था, ठीक है, मैं सिर्फ नाइट्रोजन को लिखती हूँ, बाकी ग्रुप्स को हम इस तरह से साइड पे ड्रॉ कर सकते हैं। एडजेसेंट इसके बिल्कुल एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, एंड दिस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इस अगर ये कोई बॉन्ड बनाता है विद दी अमाइनो ग्रुप ऑफ एडजेसेंट अमाइनो एसिड, तो आपके दरमियान यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा दिस विल बी कार्बन एंड नाइट्रोजन बॉन्ड। तो इन ग्रुप्स को मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ बिकॉज आपकी बैकबोन के अंदर ये ग्रुप्स अवेलेबल नहीं होते, बिकॉज एडजेसेंट अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड विद दी पेप्टाइड बॉन्ड सी एन बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास अगेन जो है इधर एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा। सो एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर आपके जो एडजेसेंट सी अल्फा कार्बन एटम्स है, सी अल्फा कार्बन एटम ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड सी अल्फा कार्बन एटम ऑफ सेकेंड अमाइनो एसिड, दे आर connected with each other with the help of three bonds, यानी इनके दरमियान आप तीन तरह के बॉन्ड्स को ऑब्जर्व कर रहे हो। The first bond is between carbon alpha and alpha carboxylic acid group. This bond, C alpha and carboxylic acid group. This is the first bond. Second bond आप observe कर रहे हो between carbon and nitrogen atom, यानी alpha carboxylic acid group of one amino acid and alpha amino group of the second amino acid. So second bond आप जो इन दोनों amino acids के alpha carbon atom के दरमियान observe कर रहे हो, this is the C and N bond. And third bond is between nitrogen and alpha carbon atom. So this bond is N C alpha bond, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके जो दो एडजेसेंट अमाइनो एसिड्स हैं, इन अमाइनो एसिड्स के जो अल्फा कार्बन एटम्स हैं, these अल्फा कार्बन एटम्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर via these three bonds, C alpha and C and N bond, N and C alpha bond। अगर आप यहाँ पे इस चीज को ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो ये तीन बॉन्ड्स मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट करके बताया है, बॉन्ड नंबर 1, बॉन्ड नंबर 2 एंड बॉन्ड नंबर 3। नाउ पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में आप लोगों को याद होगा, इस कॉम्बिनेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लाइक यहाँ पे अगर मैं लिखूं C अल्फा C N एंड अगेन C अल्फा, ठीक है। यानी ये आपके पास एक अमाइनो एसिड का अल्फा कार्बन एटम, सेकेंड अमाइनो एसिड का अल्फा कार्बन एटम, एंड दीज आर द बॉन्ड्स जो कि इन दोनों के दरमियान प्रेजेंट है। यहाँ पे मैंने बाकी साइड चेन्स को हाईलाइट नहीं किया, बल्कि मैंने सिर्फ इसको इस तरह से लिख लिया। नाउ अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक चीज आप लोगों को बताई थी कि आपके पास जो पेप्टाइड बॉन्ड है, इस पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। यानी आपके पास ये जो डबल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एटम एंड कार्बन एटम एंड ऑक्सीजन एटम, दिस डबल बॉन्ड कैन शिफ्ट, और ये कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान भी आ सकता है। तो हमारे पास जो पेप्टाइड बॉन्ड है, इस पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर एक तो चीज हमने ये डिस्कस की थी कि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से इसमें जो है वो रेजोनेटिंग प्रॉपर्टीज भी प्रेजेंट होती हैं, ये रेजोनेट कर सकता है, ठीक है, रेजोनेंस यहाँ पे पॉसिबल है। ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों ने माइंड में रखना। तो इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से या रेजोनेंस की वजह से आपका ये जो कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड है, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है, दिस बॉन्ड कैन नॉट रोटेट, यानी रोटेशन इज नॉट अलाउड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन बॉन्ड। पॉलीपेप्टाइड चेन में आपके ये वाला जो बॉन्ड है सी एन बॉन्ड, दिस बॉन्ड कैन नॉट रोटेट। बट हम तो ऑब्जर्व करते हैं, हम पॉलीपेप्टाइड चेन को इस तरह से फोल्ड होता हुआ देखते हैं, इट मीन्स के रोटेशन तो होती है। अगर उस रोटेशन में सी एंड एन यानी पेप्टाइड बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं है, तो देयर मस्ट बी सम अदर बॉन्ड जो कि बैकबोन के अंदर प्रेजेंट है और वो रोटेट करते हैं। वो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है, बल्कि कुछ एडिशनल बॉन्ड है। तो ये जो एडजेसेंट बॉन्ड्स हैं, सी अल्फा एंड सी बॉन्ड एंड एन एंड सी अल्फा बॉन्ड, these bonds can rotate,
और इन बॉन्ड्स को हम कहते हैं कि दीज आर एक्चुअली साई एंड फाई बॉन्ड। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द साई बॉन्ड जिसको हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज द फाई बॉन्ड जिसको हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई एंड साई बॉन्ड। तो यहाँ से हमने ये चीज कंक्लूड की कि पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर आपके जो एडजेसेंट अमीनो एसिड्स हैं, इन एडजेसेंट अमीनो एसिड्स में 3 तरह के बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। We have a peptide bond, which is a connection point between one amino acid and the second amino acid. But in addition to this peptide bond, there are certain other bonds which are the part of backbone of a polypeptide chain. And these bonds are between alpha carbon atom and carboxyl group, and between alpha carbon atom and alpha amino group. So these bonds can rotate. ये जो बॉन्ड्स हैं ये रोटेट कर सकते हैं, और आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन की कन्फर्मेशन का चेंज होना है वो एक्चुअली इन बॉन्ड्स के रोटेट होने की वजह से। तो हमेशा इस चीज को याद रखिएगा कि आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, इस पॉलीपेप्टाइड चेन के बैकबोन के अंदर जो बॉन्ड्स हैं उसमें से दिस बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन अल्फा अमाइनो ग्रुप एंड अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दिस बॉन्ड कैन नॉट रोटेट, बट रोटेशन इज अलाउड बिटवीन द बॉन्ड्स एडजेसेंट टू दी पेप्टाइड बॉन्ड। यानी ये जो आपके पास साई और फाई बॉन्ड्स हैं जो कि पेप्टाइड बॉन्ड्स के आगे या पीछे प्रेजेंट हैं, दीज बॉन्ड्स कैन रोटेट। यहाँ पे भी रोटेशन हो सकती है और यहाँ पे भी रोटेशन पॉसिबल है। अगेन आपके पास यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज साई एंगल। इसके बाद अगेन आप एक पेप्टाइड बॉन्ड ऑब्जर्व करोगे जिसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं, और पेप्टाइड बॉन्ड के बाद आप दोबारा से एक जो है वो फाई एंगल को ऑब्जर्व करोगे। सो दीज आर देयर आर दी अल्टरनेटिव पैटर्न। आपके पास एक साई एंगल है, देन यू हैव अ पेप्टाइड बॉन्ड एंड देन फाई एंगल। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड अगर रोटेट नहीं कर रहा है, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड के जो आगे और पीछे साई फाई एंगल्स हैं, दीज साई फाई एंगल्स कैन रोटेट द पॉलीपेप्टाइड चेन, और इसकी वजह से आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये फोल्ड हो सकती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि इन साई-फाई एंगल्स को कैसे पता चलता है कि मैंने पॉलीपेप्टाइड चेन को, फॉर एग्जांपल अगर ये इस तरह से फोल्ड हो रही है तो मैंने यहाँ पे इसको रोटेट करना है। ठीक है, यानी रोटेशन जो है, कुछ रोटेशंस अलाउड रोटेशंस हैं और कुछ रोटेशंस ऐसी हैं विच आर नॉट अलाउड। तो कौन सी रोटेशंस ऐसी हैं जो कि अलाउड हैं और कौन सी रोटेशन ऐसी हैं जो कि नॉट अलाउड है? सो ऐसी सारी की सारी रोटेशंस विच आर एसोसिएटेड विद द स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी अगर किसी रोटेशन की वजह से आपके एक अमाइनो एसिड की साइड चेन दूसरे अमाइनो एसिड की साइड चेन के बहुत करीब आ जाए तो उनके दरमियान कोलिजन के चांसेस होते हैं, इसको हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये जो रोटेशन है, दिस रोटेशन विल नॉट बी अलाउड। लाइक आप यहाँ पे इस के साथ इसको डिस्कस कर सकते हो, इस एग्जांपल के साथ देख सकते हो कि आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन ने फोल्ड होने की कोशिश की, दीज आर द बॉन्ड्स विच कैन रोटेट। ठीक है, तो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन जैसे फोल्ड हुई, आफ्टर द फोल्डिंग आपने ये चीज ऑब्जर्व की कि इस अमाइनो एसिड की जो साइड चेन है विच द बल्की साइड चेन, वो दूसरे अमाइनो एसिड की साइड चेन को अप्रोच कर रही है, और अप्रोच इस तरह से कर रही है कि इनके दरमियान कोलिजन होना शुरू हो गई। तो दिस टाइप ऑफ रोटेशन इज नॉट अलाउड। अगर रोटेशन की वजह से आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन की जो साइड चेन्स हैं उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाए, तो ये स्टेरिक इंटरफेरेंस या स्टेरिक हिंड्रेंस जो है इट इज नॉट अलाउड। पॉलीपेप्टाइड चेन इस कंफर्मेशन को अडॉप्ट नहीं कर सकती। हमेशा आइडियल कंफर्मेशन या आइडियल रोटेशन वो रोटेशन होगी जिसकी वजह से आपके बॉन्ड्स रोटेट भी कर जाएं, और रोटेशन के बाद जो इनके साथ अटैच साइड चेन्स हैं या जो साइड ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड भी ना करें। तो दिस इज द आइडियल कंफर्मेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन जिसके अंदर यू हैव नो स्टेरिक हिंड्रेंस। ओके, यहाँ पे आपके पास जो एडजेसेंट अमाइनो एसिड है ना, दिस इज अमाइनो एसिड नंबर 1 और इसका अल्फा कार्बन एटम है, एंड दिस इज अमाइनो एसिड नंबर 2, इसका अल्फा कार्बन एटम है। इनके दरमियान जितने भी ग्रुप्स हैं ना, इन ग्रुप्स को हम एक प्लेन के अंदर कंसीडर करते हैं। लाइक आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक प्लेन के अंदर इन सब एटम्स को कंसीडर किया गया है। एटम 1 अल्फा कार्बन एटम, दिस इज द एटम नंबर 2 विच इज द पेप्टाइड कार्बन एटम, नाइट्रोजन एटम ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, थर्ड
alpha carbon atom of adjacent amino acid 4 and this hydrogen atom which is attached with the nitrogen atom 5 and oxygen atom which is attached with the carbon atom 6. तो ये सारे के सारे जो 6 बॉन्ड्स हैं जो कि रोटेशन को इफेक्ट करते हैं, इन सब बॉन्ड्स को हम इकट्ठे कंसीडर करते हैं। यानी अभी तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी ना कि आपके पास जो दो अमाइनो एसिड्स हैं, इनके दरमियान जो एडजेसेंट अल्फा कार्बन एटम्स हैं, इन कार्बन एटम्स के दरमियान जो ग्रुप्स हैं, इनमें जितने एटम्स आते हैं 1 2 3 4 5 6, इन 6 एटम्स को हम एट अ टाइम कंसीडर करके तो फिर हम कहते हैं कि एक्चुअली हमारे पास जो डाईहेड्रल एंगल्स है वो 2 ही एंगल्स हैं। यानी जो रोटेशन को कंट्रोल करते हैं एंगल्स, वो 2 ही एंगल्स हैं। वो कौन कौन से एंगल्स हैं? साई एंड फाई एंगल्स, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि साई बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड अल्फा कार्बन एटम, sorry, psi bond between alpha carbon atom and carbon, and phi bond between nitrogen and alpha carbon atom. So only these are the two bonds, first and the second, which can rotate, और इनकी वजह से आपकी जो polypeptide chain है इसमें folding observe होगी। जो दरमियान के bonds हैं कार्बन एंड नाइट्रोजन, सिमिलरली ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन है ये वाले तो डेफिनेटली, क्योंकि ये बैकबोन के अंदर नहीं आ रहे, इसलिए ये यहाँ पे कंसीडर ही नहीं होंगे। ये दो बॉन्ड तो कंसीडर ही नहीं होंगे, लेकिन जो बैकबोन में आ रहे हैं उसमें सिर्फ ये 2 बॉन्ड्स ऐसे हैं जो कि रोटेशन को क्या कर सकते हैं? इफेक्ट कर सकते हैं। बहुत पीछे। तो बच्चों, इससे पहले आप लोगों ने प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी, और वो क्लासिफिकेशंस आपने प्योरली उनकी कंपोजिशन की बेस पे पढ़ी थी। लाइक अगर मैं प्रोटीन्स की बात करती हूँ तो प्रोटीन्स की 2 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफिकेशंस हैं, जिसमें एक आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी है बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन। इसमें आपने ये चीज पढ़ी थी कि अगर प्रोटीन के अंदर सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं तो इन प्रोटीन्स को आप कहोगे कि दीज आर दी सिंपल प्रोटीन, ठीक है। और अगर आपकी प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड के अलावा कोई नॉन प्रोटीन ग्रुप भी प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड के साथ लिपिड्स प्रेजेंट है, तो इन प्रोटीन्स को आप कहते हो कि दीज आर दी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, बिकॉज इस केस में आपके पास प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड के अलावा कुछ नॉन प्रोटीन ग्रुप्स भी प्रेजेंट हैं, और इन ग्रुप्स को आपने कहा था कि दीज आर दी prosthetic group. So depending upon the prosthetic group, your conjugated protein may be lipoprotein, glycoprotein और metalloprotein, ठीक है। आज हम सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ने लगे हैं, which is the classification of the protein on the basis of their structure और conformation। यानी अगर तो आपकी कोई पॉलीपेप्टाइड चेन ग्लोब्यूलर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है इस तरह से, तो दिस विल बी द ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब ये स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट की बेस पे है ना, कि अगर आपकी प्रोटीन जो है वो इस तरह से फोल्ड हो रही है कि वो एक ग्लोब्यूल की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, तो आप उसे कहोगे कि दिस इज ग्लोब्यूलर प्रोटीन। और अगर वो प्रोटीन एक्सटेंडेड कन्फर्मेशन के अंदर प्रेजेंट है, तो दिस प्रोटीन विल बी द फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। तो पहला आपने जो क्लासिफिकेशन का वे पढ़ा था, दिस वाज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन। सेकंड में हम बात कर रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्मेशन और ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन हम प्रोटीन को फर्दर सब क्लासिफाई कर सकते हैं ग्लोब्यूलर एंड फाइब्रस प्रोटीन के अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स कब बनती हैं या ग्लोब्यूलर कंफर्मेशन क्यों बनती है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स बच्चों ऐसी प्रोटीन्स होती हैं, इसमें मैं इस स्लाइड को जो कि मैंने पहले स्किप की थी इसको रेफर करती हूँ। ग्लोब्यूलर कंफर्मेशन एक ऐसी कंफर्मेशन होती है जिसमें प्रोटीन अपने सारे के सारे हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स को सरफेस पे रख लेती है और हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स को क्या करती है? कोर के अंदर छुपा लेती है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप लोगों ने माइसील्स के अंदर पढ़ा था कि माइसील्स में भी आपके पास ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें आपकी जो लिपिड्स हैं उन लिपिड के हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स जो है वो कोर के अंदर छुप जाते हैं और जो इनके पोलर हेड ग्रुप्स हैं वो सरफेस के ऊपर डिस्प्ले हो जाते हैं। तो वही रूल जो आपने माइसील फॉर्मेशन के ऊपर अप्लाई किया था वो आप इन प्रोटीन्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज प्रोटीन्स के अंदर भी देयर आर सम अमाइनो एसिड्स व्हिच आर पोलर एंड हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स and there are some amino acids which are non-polar and hydrophobic amino acids. So you can say that these types of the proteins are actually amphipathic proteins because इनके अंदर भी दोनों तरह के ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, पोलर ग्रुप्स भी हैं और नॉन पोलर ग्रुप्स भी हैं। So same as previous, जैसे हम लोगों ने माइसील फॉर्मेशन के अंदर पढ़ा था कि जितने आपके पोलर ग्रुप्स हैं वो तो वाटर के साथ इंटरेक्शंस डेवलप कर लेंगे,
लेकिन नॉन पोलर ग्रुप्स के ऊपर वाटर के ऑर्डर्ड केजेस बनना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी। इन ऑर्डर्ड केजेस को हम सॉल्वेशन लेयर भी कहते हैं। यानी ये जो आपने लिपिड्स के अंदर पढ़ा था ना कि आपके यहाँ पे वाटर जो है वो अरेंज होना शुरू हो जाता है, तो ये जो लेयर ऑफ वाटर बनती है, इस लेयर को हम कहते हैं सॉल्वेशन लेयर। ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर ऑफ वाटर को हम क्या कहेंगे? सॉल्वेशन लेयर। तो इस सॉल्वेशन लेयर का बनना एंट्रोपी को डिक्रीज करता है, बिकॉज इसकी वजह से आपके पास यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का एक ऑर्डर स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एंट्रोपी, या आपके इस प्रोसेस को थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल बनाने के लिए आपकी प्रोटीन इस तरह से फोल्ड हो जाती है कि उसके जितने हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स हैं उनको वो कोर में इम्बेड कर लेगी, और हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स को वो क्या कर लेगी? सरफेस के ऊपर डिस्प्ले करेगी। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिसमें आपके पास जो है ग्लोब की शेप में हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, और हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड जो है वो कोर के अंदर इम्बेड हो जाएंगे। वाइल द फाइब्रस प्रोटीन्स आर द प्रोटीन जिनके अंदर एक ही नेचर के अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। यूजुअली ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होती हैं। इनके अंदर कोई ऐसे ग्रुप्स नहीं होते जो कि वाटर के साथ इंटरेक्शंस डेवलप कर सके, तो ये अपनी एक्सटेंडेड कन्फर्मेशन के अंदर ही प्रेजेंट होती है। इट मीन्स कि वाटर उनके स्ट्रक्चर को इफेक्ट नहीं करेगा। ओके, इसमें आपने एग्जांपल के तौर पे कोलेजन को आपने रेफर करना है। कोलेजन इज अ प्रोटीन जो कि अबंडेंट है विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इसके अलावा जो सॉफ्ट बोन्स हैं वहां पे प्रेजेंट होती है, और इसका फंक्शन क्या होता है? वहां पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है इन कनेक्टिंग पॉइंट्स पे। कोलेजन के अंदर एक चीज मैंने आप लोगों को बता दी इसके स्ट्रक्चर की, कि इट इज अ ट्राइमेरिक प्रोटीन, और इसके अंदर ट्रिपल हेलिक्स प्रेजेंट होता है, और ये तीनों जो हेलिक्स हैं ये एक एक्सिस के अराउंड क्या होते हैं? रोटेट हो रहे होते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द एनी स्पेसिफिक सीक्वेंस, तो आपके पास यहाँ पे कुछ खास किस्म के अमाइनो एसिड्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ग्लाइसिन, प्रोलीन, and there are some modified or uncommon amino acids which include hydroxyproline and hydroxylysine. तो आपके पास जो कोलेजन का स्ट्रक्चर है उसके अंदर यू विल ऑब्जर्व दिस टाइप ऑफ द कंसेंसस और कंजर्व सीक्वेंसेस, जिसमें आपके पास पहला अमाइनो एसिड ग्लाइसिन होगा, सेकेंड अमाइनो एसिड विल बी प्रोलीन। एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास जो सेकंड अमाइनो एसिड है, ये सेकंड अमाइनो एसिड प्रोलीन भी हो सकता है या उसके अलावा कोई और अमाइनो एसिड भी हो सकता है, लेकिन 90% केसेस में एक्स जो है उसकी जगह कौन सा अमाइनो एसिड होगा? प्रोलीन। एंड देन वाई रिप्रेजेंट कि आपके पास जो थर्ड पोजीशन के ऊपर अमाइनो एसिड आएगा वो हाइड्रोक्सीप्रोलीन या हाइड्रोक्सीलाइसिन में से कोई अमाइनो एसिड होगा। सो दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अमाइनो एसिड जिनकी कंसंट्रेशन कोलेजन के स्ट्रक्चर के अंदर ज्यादा होती है। ठीक है, ये ज्यादा अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं। सो हेयर आर द सम एग्जांपल्स ऑफ फाइब्रस प्रोटीन्स जिनको आप कोड कर सकते हो जब आप अल्फा ग्लोब्यूलर और फाइब्रस प्रोटीन्स के अंदर डिफरेंशिएशन करोगे। सो इन एडिशन टू दी कोलेजन आपके पास केराटिन, इसी तरह से जो सिल्क फिब्रिन है, दीज आर द प्रोटीन्स जो कि फाइब्रस प्रोटीन्स हैं, यानी इनमें भी आपकी जो प्रोटीन्स हैं वो वाटर के साथ किसी किस्म के इंटरेक्शन डेवलप नहीं कर सकते, और इनके अंदर यूजुअली जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स एलिमेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। इनके अंदर या तो अल्फा हेलिक्स होंगे ज्यादा क्वांटिटी के अंदर, या फिर इनके अंदर बीटा शीट